मेरे पास चैप्टर का नाम है सप्लाई। सर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं सप्लाई चैप्टर की तो सप्लाई करता कौन है? सर सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। जैसे कि डिमांड करता था कंज्यूमर, ऐसी सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। सप्लाई किस चीज की होती है? सर सप्लाई दो चीजों की होती है, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज। और जब कभी भी सप्लाई में चेंजेस आते हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देता है या प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं? टॉपिक का नाम होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। एंड यस, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड फैक्टर इज अदर फैक्टर्स। आओ चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या गिवन है आप लोगों को। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले गिवन है सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई के बारे में बताया हुआ है, कह रहे सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ फर्म इज विलिंग। ये विलिंग वर्ड नहीं लिखोगे तो कभी भी सप्लाई समझ नहीं आएगा। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। दैट मीन्स अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर ऐसा चाहता है बच्चों, क्योंकि मुझे तो लॉ ऑफ डिमांड याद आ जाता है। जब कभी भी चीजों का प्राइस बढ़ता है तो उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई कैसे बढ़ती होगी? जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाना चाहता है। ऐसा सच में होगा? ये कहीं लिखा नहीं हुआ। इसका मतलब सप्लाई को समझाते वक्त विलिंगनेस की बात हमेशा करनी चाहिए। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। दैट मीन्स देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन। That means there is an direct relationship between price and supply. दो तरह की हमारे पास सप्लाई होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब कोई एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, और मार्केट सप्लाई का मतलब होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई। तो इस चैप्टर को मैं आगे प्रोसीड ऐसे ही करूंगा, आपको दो तरह के चैप्टर को दो पार्ट्स में बांट दूंगा, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई में भी चेंजेस आएंगे, उसके भी अलग अलग रीजन होंगे। मार्केट सप्लाई में भी चेंजेस आएंगे, उसके भी अलग अलग रीजन होंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी टू टाइप्स ऑफ सप्लाई, दैट इज द इंडिविजुअल सप्लाई एंड द मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई को मैं बोल सकता हूं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई, सारे इंडिविजुअल सप्लाई को हम लोग मार्केट सप्लाई का नाम देते हैं जी। स्टॉक किसे बोला जाता है? सप्लाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आप बेचना चाहते हैं, तो स्टॉक को भी सप्लाई बोला जा सकता है इन सम केसेस। लाइक इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो एक मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको स्टॉक बोलते हैं। अब आप खुद बताओ, जो मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को तो मैं बेचना चाहता हूँ ना, और बेचना चाहते को सप्लाई बोलते हैं। समझिए ना, जो पड़ा है वो स्टॉक, जो बेचना चाहता हूं सप्लाई। ऑब्वियस ही बात है, जितना पड़ा है उतना ही बेचना चाहता हूंगा। तो यस सर, स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इंडिकेट्स द फिक्स्ड क्वांटिटी। सप्लाई का मतलब सर मुझे समझ आ गया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कुणाल सर जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर की सप्लाई चेंज होती है? सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज The producer is always willing to supply more at a higher price. Producer is always willing to supply more at a higher price. इसका मतलब प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है सप्लाई, वो है उसका प्राइस। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई डायरेक्टली रिलेट। हाँ कुणाल सर, डायरेक्टली रिलेटेड को बोलते हैं कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। दिस सिग्निफाइज एज प्राइस इंक्रीज, quantity also increase, price decrease, quantity decrease. That means there is a direct relationship between price and the supply. Price of other commodity, for example students, मेरे पास दो गुड है, एक गुड X है और एक गुड Y है, और सडनली गुड X का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। अब आप खुद सोचो, जिसका प्राइस मार्केट में बढ़ गया होगा, प्रोड्यूसर हमेशा उसी गुड को ज्यादा बेचना चाहता होगा। जिस चीज का प्राइस मार्केट में बढ़ गया होगा, प्रोड्यूसर हमेशा उसी चीज को ज्यादा बेचना चाहता होगा। इसका मतलब अगर प्राइस एक्स का बढ़ गया तो बेचारे वाई की सप्लाई कम हो जाएगी। दैट मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन। दैट मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड द सप्लाई ऑफ अदर गुड। ये आ गया प्राइस ऑफ अदर गुड, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन। थर्ड आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। आपको अच्छी तरह पता है कि व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट,
जब कभी भी आप लोग इनपुट लगाते हैं आउटपुट को पाने के लिए, इनपुट के ऊपर जो लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। अगर मेरी कॉस्ट मार्केट में प्राइस कम हो गया इनपुट का, मतलब मेरी कॉस्ट कम हो गई। जब कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं गुड्स की सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। मतलब प्राइस ऑफ इनपुट कम हुआ, सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। दैट मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द इनपुट एंड द सप्लाई ऑफ द गुड। आप एक बार थोड़ा सा रीड भी कर सकते हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे लेबर हो, लैंड हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसको इनपुट कहते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, और जितना खर्चा इनके ऊपर लगता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। देखो समझ आने वाली बात है, किसी को समझ आ जाए तो रीड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ जाता है इनमें से किसी भी इनपुट का तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट 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 प्रोड्यूसर का प्रॉफिट आपके सामने कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। तो प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ा, सप्लाई कम, प्राइस ऑफ इनपुट कम, सप्लाई ज्यादा। ये मेरे पास होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमेशा कॉस्ट को कम करती है। तो जरा मेरे साथ रिलेशन बना के चलना। अगर मेरे पास कल को अगर मेरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं गुड्स की सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। मतलब टेक्नोलॉजी के बढ़ने से गुड्स की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन। देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। तो यहां पर भी यही बात बोल रहा है, कह रहे टेक्नोलॉजी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। मैंने बोला कैसे करती है बताओ। कह रहे अगर एडवांस्ड और इंप्रूव टेक्नोलॉजी आएगी पक्का कॉस्ट कम होगी। देखो मैं जो यहां पे एरो डायग्राम बना रहा हूं ना, इन्होंने एरो डायग्राम को ना थ्योरी में लिख दिया है। इसका मतलब अगर आप लोगों को भी एरोस बनाना आता है तो आप लोग उसको थ्योरी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वो सप्लाई बढ़ा देगा। सेम ये बात लिखी है भाई, सेम इस बात को मैंने यहां पर लिख दी है। और अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, डीग्रेड हो जाए, तो आप जरा मेरे साथ बोलेंगे, कोशिश करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी डीग्रेड हो गई तो आप लोगों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आप लोग सप्लाई भी कम कर देंगे। दैट मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट मीन्स टैक्सेशन एंड सब्सिडी। अब टैक्सेशन और सब्सिडी का एरो डायग्राम बना के कोशिश करते हैं। ये मेरे पास टैक्सेशन है और ये मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों सब्सिडी है। अगर कल को टैक्स बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो सप्लाई भी कम कर देता है। तो टैक्स के बढ़ने से सप्लाई कम हो रही है। दैट मींस देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन। टैक्स एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट होती है बच्चों, खर्चा लगता है, जेब से जाता है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर कल को सप्लाई कम कर देगा। और अगर प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलती है, ये बेनिफिट कहते हैं, अगर सब्सिडी मिली है प्रोड्यूसर को तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, और प्रोड्यूसर गुड्स की सप्लाई को भी बढ़ा देगा। मतलब सब्सिडी के बढ़ने से गुड्स की सप्लाई भी बढ़ जाएगी जी। सब्सिडी के बढ़ने से गुड्स की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब सब्सिडी और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि टैक्सेशन और सप्लाई में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यही यहां पर मेंशन्ड है जी। इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज कहते हैं। गोल्स ऑफ द फर्म के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, इसके बेसिस पर भी सप्लाई अफेक्ट करती है। सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। जनरली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट अ हायर प्राइस एज इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब कभी भी चीजों का प्राइस ज्यादा होता है तो प्रोड्यूसर का उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। विद द चेंज इन ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, सम फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर इवन एट दोस प्राइस व्हिच डू नॉट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब अगर आपने मार्केट के अंदर एग्जिस्ट रहना है, आप मार्केट से बाहर होना नहीं चाहते, तो जो ट्रेंड चल रहा है आपको वो बेचना पड़ेगा चाहे प्राइस कम हो। अब प्रोड्यूसर देखो इसमें आ गया, फर्म का गोल क्या है कि भाई मैं मार्केट में भी रह जाऊं, ये ना हो कि मार्केट से बाहर ही हो जाऊं। तो इसका मतलब मुझे सप्लाई अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे प्राइस कम हो चाहे मेरा प्रॉफिट कम हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। तो मेरे पास स्टूडेंट्स जनरली क्या क्या फैक्टर्स आ गए। टॉपिक का नाम था स्टूडेंट्स दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग
ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। और मैंने आप लोगों को अभी दो फैक्टर्स पढ़ाए जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, एक है प्राइस खुद का कमोडिटी का, एक अदर फैक्टर्स थे। अदर फैक्टर्स में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया सब्सिडी, अदर फैक्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया टैक्सेशन, अदर फैक्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया टेक्नोलॉजी, अदर फैक्टर में मैंने आपको कराया प्राइस ऑफ इनपुट, अदर फैक्टर में मैंने आपको कराया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। ये अदर फैक्टर्स हैं। तो ये मेरे पास सप्लाई में दृष्टि चेंजेस आ रहे थे, किसकी वजह से, एक प्राइस की वजह से और एक अदर फैक्टर्स की वजह से, और एक इंडिविजुअल सप्लाई में चेंज आ रहे थे। अब चलते हैं हम लोग, दो तरह की सप्लाई होती है, आपको अच्छे से पता है। अब आ गया मार्केट सप्लाई में चेंजेस क्यों आते हैं। चैप्टर स्टार्ट ही इसी बेसिस पे किया था कि दो तरह की सप्लाई में चेंजेस दिखाएंगे, एक इंडिविजुअल सप्लाई है और एक मेरे पास मार्केट सप्लाई है। तो मैंने आपको कितनी बार डिमांड में ही पढ़ाया हुआ है। डिमांड भी दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। तो आपको अच्छी तरह पता है मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स भी वही होंगे जो इंडिविजुअल सप्लाई के, दैट इज प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, सब्सिडी, टैक्सेशन, ये सारे होंगे। कुछ दो तीन फैक्टर एक्स्ट्रा होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट। वो तो है ही फैक्टर्स जो इंडिविजुअल सप्लाई के, ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई इज नोन एज मार्केट सप्लाई यार। तो जब सारे इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करके ही मार्केट सप्लाई आती है, सारे इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करते ही मार्केट सप्लाई आती है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सप्लाई जिस जिस कारण की वजह से चेंज होती होगी, मार्केट सप्लाई भी उसी की वजह से चेंज होती होगी। बट मार्केट सप्लाई के कुछ फैक्टर्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ द फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएंगी, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अगर एक फर्म को पता है कि मैं जो गुड बेचता हूं उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो सॉरी मैं प्राइस सप्लाई अभी कम करूंगा। जब फ्यूचर में बढ़ेगा तब बेचूंगा ना, फिर अभी कम करूंगा। और जब मुझे पता है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस कम होने वाला है तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं सप्लाई अभी ज्यादा कर दूंगा। इनडायरेक्ट रिलेशन आप एक बार पढ़ के भी देख सकते हैं। इट्स इफ सेलर्स एक्सपेक्ट, उसको लगता है ऐसा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो मार्केट सप्लाई अभी कम कर देगा। आप सोचोगे और आंसर आपको ना पता लगे, रिलेशन ना समझ आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसको डर है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो वो अभी करंट में, देन दे विल इंक्रीज द करंट सप्लाई, करंट 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 लिखा हुआ। तो मार्केट जो फैक्टर्स इंडिविजुअल सप्लाई के होते हैं वही फैक्टर्स मार्केट सप्लाई के भी होते हैं, बट कुछ फैक्टर्स अलग हैं, जैसे कि आपने पहले बताया नंबर ऑफ फर्म, सेकंड बताया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, थर्ड बता रहे हो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक फैक्टर है कुणाल सर, कैसे? प्रॉपर इंफ्रा होगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होगी, इंप्रूवमेंट इन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्प इन एडुकेट सप्लाई, तो सप्लाई ज्यादा होगी। अगर मेरे पास उस गुड को मैंने वहां बेचना है, वहां बेचना है, आपको पता है कस्टमर्स आर जियोग्राफिकली स्प्रेड हो चुके हैं, तो दुनिया कस्टमर है भाई। तो अगर बेटर मेरे पास फैसिलिटी होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, फैसिलिटी कम होगी सप्लाई कम होगी। तो ये मुझे लगता है कि ये तीन फैक्टर्स हैं जो अलग है भाई। हाँ, हाथ जोड़े कह रहा हूं, याद रखना, ये तीन फैक्टर्स हैं जो मार्केट सप्लाई के अलग हैं। बाकी मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स वही सारे होते हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई के होते हैं। जैसे कि यहां मेंशन भी है सर मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स, हाँ सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनपुट का कॉस्ट, टैक्सेशन, सब्सिडी, नंबर ऑफ फर्म्स और मार्केट सप्लाई का, मार्केट सप्लाई, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस इंडिविजुअल में था, इंडिविजुअल में था, इंडिविजुअल में था, मार्केट सप्लाई में था। तीन चीजें हैं सर। अगर कल को आप मुझे पूछते हो कि अलग से तीन चीजें कौन सी है मार्केट सप्लाई में, तो जिसमें मैंने सर्कल लगाया है वो अलग है, बाकी सारे तो इंडिविजुअल में भी आते हैं जी। तो ये आप लोगों के पास हो गया इंडिविजुअल सप्लाई किस किस रीजन की वजह से चेंज होती है, और मार्केट सप्लाई किस किस रीजंस की वजह से आप लोगों के पास चेंज होती है। अब आता है मेरे पास सप्लाई फंक्शन। ऑब्वियसली बात है, जब सप्लाई दो पड़ी है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, तो फंक्शन भी दो होंगे, एक इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन होगा और एक मार्केट सप्लाई फंक्शन होगा। और बच्चे ये इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन ना 1-1 मार्क करें पूछ लेते हैं, फंक्शन कुछ नहीं होता। जैसे ये सप्लाई है, सप्लाई किस चीज की होगी? क्वांटिटी की तो होगी, किसी गुड की तो होगी, तो गुड की सप्लाई है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं? आपको पता है टेक्नोलॉजी करता है, प्राइस ऑफ इनपुट करता है, सब्सिडी करता है,
प्राइस ऑफ इनपुट हो गया, सब्सिडी हो गया, टैक्सेशन हो गया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी करता है, बस आपने ब्रैकेट में लिख दिया, ये इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन बन गया। ऐसी मार्केट सप्लाई का फंक्शन, ये 4-5 चीजें तो हैं, 3 चीजें तुमको पता और ऐड हो जाएंगी। अब आपको दिखाता हूं सप्लाई फंक्शन। ये देखो जी, ये रहा, ये देखो जी, इक्वेशन लिखनी होती है एक। क्या क्वेश्चन है, 1 मार्कर में टीचर दे देती है यार। ये लिखी हुई इक्वेशन, ये देखो, एस एक्स का मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, एफ का मतलब फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ गुड अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ अदर गुड अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी होता है, सब्सिडी टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट, वही सेम जो पढ़ा आपने। ये रहा मार्केट सप्लाई फंक्शन। अरे कुणाल सर क्या बातें कर रहे हो यार, 3 चीजें आपने और ऐड कर दी होंगी इसमें, और क्या होगा, फैक्टर्स फैक्ट तो वही है। ये इस इक्वेशन को बच्चों, इस इक्वेशन को मार्केट सप्लाई फंक्शन बोलते हैं, इसको इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। तो चलो सर दोबारा चलते हैं चैप्टर के बीच में। हम पढ़ रहे हैं 2 तरह की सप्लाई, एक इंडिविजुअल सप्लाई और एक मार्केट सप्लाई। आपने इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन समझाई, मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन समझाई, थैंक यू। फिर आपने इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स अफेक्टिंग बताया कि किस किस से इंडिविजुअल सप्लाई चेंज होती है। फिर आपने मार्केट सप्लाई किस किस वजह से चेंज होती है वो बताया, थैंक यू। फिर आपने इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बताया और फिर मार्केट सप्लाई फंक्शन बताया, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ कुणाल सर मेरे पास, आप सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल भी तो फिर 2 होंगे रोहन, एक इंडिविजुअल होगा और एक मार्केट होगा। यस सर, सप्लाई शेड्यूल भी 2 ही होंगे मेरे पास, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक प्रोड्यूसर की सप्लाई दिखा रहे हैं, आपको पता है द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रही है। ये रहा जी मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब 2 इंडिविजुअल सप्लाई इंडिविजुअल की ऐड करके मार्केट सप्लाई निकाल दी होगी। ये रे भाई एक की, ये रे दूसरे भाई की, दोनों भाई की सप्लाई को ऐड करा, ये आ गया मेरे पास मार्केट सप्लाई। अब जब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बता दिया, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बता दिया, तो डायग्राम भी तो फिर एक होगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और एक होगा मार्केट सप्लाई कर्व। आई थिंक कि जो बच्चा कॉन्टिन्यूसली देख रहा है उसको समझ आ रहा होगा चैप्टर कैसे बढ़ता है आगे। इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद इंडिविजुअल सप्लाई चेंज क्यों हो रही है, फैक्टर्स, इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन, इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व, ऐसी सब कुछ मार्केट सप्लाई का। ये देखो जी कर्व, ये रहा इंडिविजुअल सप्लाई, एक सप्लाई, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया सप्लाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया सप्लाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, ये रहा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये रहा मार्केट जी, 2 सप्लाई कर्व को पहले इंडिविजुअल का बनाया, इसका भी इंडिविजुअल का, दोनों को ऐड करा, जो हॉरिजॉन्टल ज्यादा बन जाता है, जो ज्यादा फ्लैटर होता है वो मार्केट सप्लाई है। ये रहा जी कर्व डन। तो लिखा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है भाई, दैट मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। भाई तू सारे इंडिविजुअल को ऐड करते करते मार्केट निकाल रहा है, तो मार्केट तो फ्लैटर बनेगा ही यार, मार्केट तो फ्लैटर बनेगा ही सर। सर सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है? सर अभी आपने सप्लाई कर्व बनाया, जैसे ये मेरे पास कुणाल सर प्राइस था, ये मेरे पास सप्लाई थी, प्राइस 10 है सर, सप्लाई 20 हो गया, प्राइस 30 है सर, सप्लाई 50 हो गया सर। ये सर सप्लाई कर्व, आपको पता है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लो और चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस निकालना पड़ता है। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है, प्राइस, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इसको स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व बोलते हैं। और सप्लाई कर्व का स्लोप आएगा ही कैसे कुणाल सर? सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड आएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूं। चेंज इन वाई एक्सिस, पहले प्राइस 10 था फिर 30 हो गया, कितना चेंज आ गया? नालायक बच्चे बोलेंगे 10 में 30 माइनस कर दो, करंट में से प्रीवियस माइनस करना होता है चेंज निकालने। 30 में से 10 माइनस किया 20, पहले सप्लाई 20 थी 50 होगी, 50 में 20 माइनस 30, जितना मर्जी डिवाइड कर लो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप आया सप्लाई कर्व का। सप्लाई बता दिया मैंने आप लोगों को, द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। अब आप सब बच्चों को पता है कि जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी सप्लाई हमारे पास और बढ़ेंगी।
ये देखो सर, प्राइस हमारे पास 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। जितना सर मेरे पास क्वांटिटी बढ़ी, जितनी मेरे पास सर क्वांटिटी बढ़ी सर, उतना मेरे पास सप्लाई भी इंक्रीज हुआ। 10, 20, 30, 40, 50। जितना प्राइस बढ़ा उतनी सप्लाई, जितना प्राइस उतनी सप्लाई, जितना प्राइस कुणाल सर उतनी मेरे पास सप्लाई इंक्रीज हो गई सर। क्या रीजन है सर? सर एक बच्चा कह, सर मैं तो नहीं मानता कि प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ता होगा। कह रहा है मैं तो नहीं मानता कि प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बनता होगा। मैंने बोला क्या रीजंस होंगे ऐसे? भाई रीजंस है प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि जब कभी भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर का उसमें प्रॉफिट भी बढ़ता है, और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रोड्यूसर दिल से चाहता होगा कि उसकी सप्लाई वो बढ़ाए। आप मार्केट में जाएंगे, मेडिसिन लेने जाएंगे, आप क्या क्या पता आप 5 रुपए की मेडिसिन से ठीक हो जाओ, बट अगर सेम मेडिसिन 50 रुपए की भी है, कोई और दूसरी मेडिसिन, दूसरा ब्रांड, तो प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा, केमिस्ट हमेशा चाहेगा, डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि आप लोगों का 50 रुपीज वाली मेडिसिन लो आप, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट और ज्यादा होगा। तो प्राइस बढ़ने पे प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश क्यों करता है? सबसे पहले रीजन होता है क्या? प्रॉफिट मोटिव। Change in the number of firms, a rise in the firm price induces the producer to enter in the market so to earn higher profit. In case increase in number of firms raises the market supply. अब ऑब्वियस ही बात है, मैं एक प्रॉपर्टी का वर्क कर रहा हूं और मैंने रोहन को जाके बोला, रोहन मैंने अभी इस 1 साल के अंदर ना 1 CR रन कर लिया यार, इतनी अच्छी मार्केट है प्रॉपर्टी की ये। तो ऑब्वियस ही बात है रोहन इस चीज को अट्रैक्ट होकर मार्केट में आएगा, कहेगा ठीक है मैं भी पैसा मार्केट में लगाता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ तब जाके साल के 30-40 लाख कमा जाता हूँ, मैं सारा धरा दिन मेहनत करता हूँ। कुणाल सर कुछ करते नहीं, 1 करोड़ रुपए कमा लिए इन्होंने यार, तो मैं भी इस मार्केट में पैसा लगाता हूँ। तो ऐसे सप्लायर फिर और आएंगे, सप्लायर आएंगे, ऑटोमेटिकली उन चीजों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ेगी। हाँ क्या क्या क्या? प्राइसेस भी बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन। मैं आपको रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती क्यों है। अगर आप किसी को डायरेक्टली पढ़ा दोगे ना कि प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ेगी, कोई मानेगा नहीं, कहेगा प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड कम होती है, सप्लाई कैसे बढ़ रही है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती क्यों है। पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव, दूसरा रीजन है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, तीसरा रीजन है चेंज इन स्टॉक। सर व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस द सेलर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। 10 साल से मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्केट में प्राइस बढ़ते आ रहा है गुड का, तो मैं चाहूंगा जितना स्टॉक पड़ा है सारा और बिक जाए, तो सारा स्टॉक बिक जाए। तो प्रोड्यूसर हमेशा प्राइस बढ़ने पे सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करता है जी। एक्सेप्शंस क्या है जी? शायद ऐसा आपको पता हो, लॉ ऑफ सप्लाई किसे बोलते हैं? कुणाल सर लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं दैट द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। बट ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ेगी? कौन से? पहला, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अभी सप्लाई कम कर दूंगा, नहीं बढ़ रही, इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया। मतलब इस केस में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं है। एग्रीकल्चर गुड्स, सॉरी बच्चों, एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होता। सबसे पहली बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो गवर्नमेंट मैनेज करती है। प्राइस बढ़ने से लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चर गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन। Due to the unforeseen changes in weather, production of agriculture good is low, then their supply cannot be increased even at a higher price. 500 रुपए किलो क्यों ना हो जाए प्याज जी, अगर नहीं है प्रोडक्शन तो वो उतना ही बिकेगा जितना है, क्लाइमेट ही नहीं था, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ये थोड़ी 500 रुपए किलो हो गया तो 50 किलो मार्केट में आ जाएगा, है ही नहीं। इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी बच्चों, एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी अप्लाई नहीं करता। लॉ ऑफ सप्लाई मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेशन केसेस के ऊपर भी अप्लाई नहीं करता। लॉ ऑफ सप्लाई पेरिशेबल गुड्स के लिए भी अप्लाई नहीं करता। मुझे पता है कि ये गुड्स, मैं मिल्क लेके आया हूं मार्केट से पैकेट वाला, उसमें डेट लिखी हुई है आज 12 दिसंबर की, 26 दिसंबर की, 2 जनवरी की, 5 जनवरी की डेट लिखी हुई है। इंसान 1 दिन 2 दिन यूज कर सकता है उसको, उसके बाद तो वो खराब हो जाएगा। अब चाहे प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए यार, खराब थोड़ी चीज बेचूंगा, या मैं खुद एज ए कंज्यूमर खराब खरीदूंगा भी नहीं। मैं बोल रहा हूं बहुत महंगा है, कह रहा बहुत महंगा तो खराब खा लूं। तो पेरिशेबल गुड्स के ऊपर भी सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होता। इन केस द पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, सेलर विल बी रेडी टू सेल मोर इवन इफ द प्राइस आर फॉलिंग। अब पता है खराब हो जाएगा तो कल कम सस्ते में दे दे, तू ले जा यार, क्योंकि अगर ये और खराब हो गया ना तो कोई लेगा भी नहीं। दूध अगर 100 रुपए किलो है तो 90 रुपए देते, ले जा, 1 दिन पुराना हो गया ले जा, क्योंकि अगर 2 दिन पुराना हो गया ना तो सारे पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो प्राइस कम करके भी बेच रहा हूं, ले, मैं लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस ज्यादा करके बेचूंगा, बट ये लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड यहां पर नहीं हुआ। रेयर आर्टिकल्स, पूरी इंडिया के 3-4 गुड है ये सिर्फ, वहां से अब वो है ही आर्टिकल रेयर, प्राइस तो 50 करोड़ ऑफर कर दे, वो जब गुड ही 4 है पूरी इंडिया में, कहां से आ जाएंगे। और
उनके लिए भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होता। बैकवर्ड कंट्रीज, प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज विद द राइज इन प्राइस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कोई बैकवर्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्री है, कुणाल सर तो बड़ा पढ़ा रहे हैं कि प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है बट प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट ही नहीं है, कहां से बढ़ाएगा सप्लाई? बैकवर्ड कंट्री है भाई। तो मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ सप्लाई सबको पता है दैट द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, बट मैंने आप लोगों के साथ एक्सेप्शंस बताई हैं। ये ऐसी एक्सेप्शंस है जो लॉ ऑफ सप्लाई, हाँ जी, ये ऐसी एक्सेप्शन है जो बताता है कि हाँ जी, ये बताता है कि हाँ इन केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होता। बच्चों, आप सब बच्चों को पता लग गया कि प्राइस सप्लाई में चेंजेस दो रीजन की वजह से आते हैं, एक आता है प्राइस की वजह से और एक आता है बच्चों अदर फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो मार्केट हो। तो जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई, या फिर बोला जाता है बच्चों चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और जब कभी भी सप्लाई में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आता है स्टूडेंट्स, तो उसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। यहां बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहां बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। जब कभी भी सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो एक ही कर्व बनता है, इसी के ऊपर सप्लाई को बढ़ाकर और सप्लाई को कम करके दिखाया जाता है। और जब कभी भी चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आता है तो सप्लाई कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग और इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन का दूसरा नाम मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व भी होता है। एक ही सप्लाई कर्व पे मूवमेंट चल रही है तो मूवमेंट किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। एक ही कर्व के ऊपर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जाता है। जब सप्लाई बढ़ती है प्राइस की वजह से तो उसको एक्सपेंशन, और कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब कम होती है तो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर की वजह से जब सप्लाई बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और कम अगर होती है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डिक्रीज इन सप्लाई। ये रहा जी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब सप्लाई का बढ़ना, एरो देख लो। ये रहा आपका सप्लाई कर्व, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। जो जीरो से अलग जा रहा हो उसको एक्सपेंशन कहते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक ही कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही है मतलब सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है। ये रहा कॉन्ट्रैक्शन। कहां गया भाई? ये रहा कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर सप्लाई में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आए, कुणाल सर जब कभी भी सप्लाई में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आता है तो शिफ्टिंग होती है, और शिफ्टिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कुणाल सर मेरा राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहे हैं कुणाल सर और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज इन सप्लाई। ये रहा सर अभी आप जो डिफरेंस बता रहे थे कि सप्लाई में चेंजेस दो रीजन की वजह से आते हैं, एक प्राइस की वजह से और एक अदर फैक्टर। प्राइस की वजह से कुणाल सर मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्टिंग होती है। इसको सर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं, इसे सिर्फ चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। सर ये मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये मूवमेंट अलोंग डिफरेंट सप्लाई कर्व है मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज और होती है। सर ये प्राइस की वजह से होता है वो अदर फैक्टर्स। 101% आजकल डिमांड का या सप्लाई का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है जी। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, देख लो जी। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग, सेम क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब बीच में से कोई चीज ऊपर आ गई बाकी सारी चीजें नीचे हैं, फिर अब इसमें से कोई चीज दोबारा उठ के ऊपर आ गई बाकी सारी चीजें नीचे हैं, फिर दोबारा इसमें से आ गई कि कॉन्ट्रैक्शन। अरे एक ही बात तो है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो रही है, डिक्रीज का मतलब अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई कम हो रही है। यहां रोटेशन होगी भाई साहब, यहां शिफ्टिंग होगी। यहां चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं भाई साहब, यहां चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। मतलब मैं अपना बेस्ट बता रहा हूं आपको कि आप लोग कैसे डिफरेंसेस कर सकते हैं इन चीजों के बीच में। अब ड्यू टू अदर फैक्टर प्राइस ऑफ अदर गुड, सर अदर गुड है सर शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग राइटवर्ड भी हो सकती है लेफ्टवर्ड भी। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा, इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अदर फैक्टर की वजह शिफ्टिंग होती है सर। इनपुट का प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट। कम हो गया राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। हाँ जी टेक्नोलॉजी बताओ जी, कर ले तुम तो कर लिया खत्म। टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
हाँ जी बताओ जी, टैक्सेशन, टैक्स बढ़ जाएगा सप्लाई कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, टैक्स कम हो गया सप्लाई बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। हाँ जी, ये हमारे पास कारण आ गए जी, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट क्यों होता है। पढ़ा तो दिया कि सप्लाई में शिफ्टिंग कब होती है, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर टेक्नोलॉजी पढ़ा दी, टैक्सेशन पढ़ा दिया, सब्सिडी पढ़ा दी, प्राइस, सारे फैक्टर्स तो पढ़ा दिए, बट ये कह रहे हैं सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है वो बताओ। मैं बताता हूं, टैक्स कम हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट, मैं बताता हूं सब्सिडी बढ़ जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट, मैं बताता हूं टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लिखना, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी लिखना है, क्योंकि वो सिर्फ राइटवर्ड पूछ रहे हैं। राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आप लोगों को पता है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, कोई उल्टा बोल दूंगा, टेक्नोलॉजी कम लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सब्सिडी सब्सिडी कम लेफ्टवर्ड शिफ्ट, टैक्सेशन कम टैक्सेशन ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्राइस ऑफ इनपुट ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये मेरे पास चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। स्टूडेंट्स, सप्लाई में चेंजेस किस किस वजह से आते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई डायग्राम, मार्केट सप्लाई डायग्राम, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। अब आप लोगों के पास आता है कि जब सप्लाई में चेंजेस जो आ रहे हैं, चाहे वो प्राइस की वजह से चाहे अदर फैक्टर्स की वजह से, सप्लाई में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और सॉरी, चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी है। इसका मतलब सप्लाई में जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइस की वजह से आ रहे हैं। तो डेफिनेशन हो गई, देयर इज अ रिस्पॉन्सिव चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्सिव चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस मतलब कुणाल सर, elasticity of supply is equals to change in quantity supply due to change in price। ये तो कुणाल सर आप जो बोल रहे हो ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। इलास्टिस को एस्टिमेट करने के लिए कुणाल सर मेरे पास फर्स्ट मेथड होता है जिसका नाम होता है परसेंटेज मेथड। मतलब अगर मैं इसके आगे लगा दूं परसेंटेज, तो ये बन जाएगा दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों किसी भी चीज को परसेंटेज चेंज इन कैसे लिखते हैं, कितना चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में, कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे लिखते हैं, कितना चेंज आया प्राइस में, कितना ओल्ड प्राइस था मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 बच्चों कैंसिल, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी, मतलब डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ये देखो जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को क्या बोलते हैं, डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। ये रहा जी आपका। जब मैं करता हूं ऐसे 100 से 100 कट जाता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी आ जाता है। और 5 तरह की मेरे पास इलास्टिस होती हैं। अगर वो डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अगर आंसर 1 से ज्यादा आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक। आंसर 1 से कम आता है तो उसे हम बोलते हैं लेस इलास्टिक। आंसर इन्फिनिटी आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। आंसर 0 आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब ये रहा यूनिटरी, प्राइस इतना सप्लाई इतना, प्राइस बढ़ गया सप्लाई बढ़ गया, प्राइस और सप्लाई दोनों में सेम चेंज आया, इसको यूनिटरी बोलते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा प्राइस, ये रही सप्लाई, प्राइस इतना सप्लाई इतना, प्राइस मात्र इतना बढ़ा बट सप्लाई ज्यादा बढ़ गई थी तो सप्लाई में चेंज ज्यादा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये रहा मेरे पास इलास्टिक। याद रखना, इलास्टिक सप्लाई कर हमेशा वाई एक्सिस से जाता है, यूनिटरी सप्लाई कर हमेशा ओरिजिन से जाता है। और ये देखो ये रहा प्राइस, ये रही सप्लाई, प्राइस इतना बढ़ गया सप्लाई सिर्फ इतनी बढ़ी है, सप्लाई में चेंज कम है प्राइस में चेंज ज्यादा है, इसको इनइलास्टिक बोलते हैं। और इनइलास्टिक सप्लाई कर हमेशा एक्स एक्सिस से। तो कल को तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो बताओ इलास्टिसिटी क्या होगी, तो बोल देना कि अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इलास्टिक यूनिटरी है, अगर वो वाई एक्सिस से पास हो रहा है तो इलास्टिक इलास्टिक है, और अगर एक्स एक्सिस से पास हो रहा है तो इलास्टिक इनइलास्टिक है भाई।
और बाकी तो तुमको पता ही है, ये रहा परफेक्टली इलास्टिक और ये रहा परफेक्टली इनइलास्टिक। 5 तरह की आपके पास इलास्टिक होती हैं। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन इलास्टिक, इज लेस देन इनइलास्टिक। सबसे ऊपर है परफेक्टली इलास्टिक, सबसे नीचे है परफेक्टली इनइलास्टिक जी। ये रहे आपकी 5 इलास्टिक। पहले परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी, जिसमें आके आपके पास 1। तो ये आप लोगों के पास बच्चे इलास्टीज हैं और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास आते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, सप्लाई एंड इलास्टी ऑफ सप्लाई। अभी आप लोगों ने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।